हाय गाइज, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। गाइज, जैसा कि आप सभी को पता है कि दीक्षा ऐप के माध्यम से निष्ठा की ट्रेनिंग चल रही है और यह ट्रेनिंग 16 अक्टूबर 2020 को चालू हुआ तथा यह 15 जनवरी 2021 को समाप्त हो जाएगा। और इस प्रशिक्षण के समाप्ति के बाद जनवरी 2021 में NCERT के द्वारा एक मेगा एग्जाम का आयोजन किया जाएगा जिसमें सभी शिक्षक को शामिल होना अनिवार्य है तथा वे शिक्षक जो ऑफलाइन माध्यम से प्रशिक्षण ले चुके हैं उनको भी इस एग्जाम में शामिल होना है तथा सभी शिक्षकों को इस मेगा एग्जामिनेशन में कॉम्पिटेंसी टेस्ट में 75% मार्क्स लाना आवश्यक है। यदि कोई शिक्षक इससे कम मार्क्स लाते हैं तो उनके साथ कुछ समस्याएं खड़ा हो सकती है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल के माध्यम से मेगा एग्जाम संबंधी सभी प्रश्नों को बताऊंगा ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाएं। तो चलिए हम लोग ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं, देख लेते हैं कि मेगा एग्जाम में कैसा प्रश्न पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं तथा यह वीडियो सभी राज्यों के लिए अनिवार्य है जहां निष्ठा का प्रशिक्षण चल रहा है। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अभी तक कितनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है। आपको बताना है कि अभी तक कितनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है। यह जो क्वेश्चन है मॉड्यूल 1 से संबंधित है। जितने टोटल मॉड्यूल आप पढ़े हैं 18, याद रहे सभी मॉड्यूल से प्रश्न मेगा एग्जाम में पूछा जाएगा। तो मैं 18 मॉड्यूल से संबंधित सारे प्रश्नों को एक एक करके आपको बताऊंगा। तो यह मॉड्यूल 1 का क्वेश्चन है जो मेगा एग्जाम में पूछा जाएगा। वैसा ही मॉड्यूल 2 का होगा, 3 का होगा, यानी 18 तक सभी मॉड्यूल का प्रश्न होंगे और मैं सभी प्रश्नों को इस चैनल के माध्यम से दूंगा। तो सबसे पहला प्रश्न है, अभी तक कितनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है। ऑप्शन है 5, 3, 6 या 7। तो आपका आंसर होगा 3, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही है कि अभी तक मात्र 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है। आप याद कर लें कि सबसे पहला राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में आई थी, दूसरा राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुआ 1986 में और 1986 वाले राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ही नई शिक्षा नीति नाम दिया गया था। इसके बाद अभी अभी लागू हुआ है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। अतः अभी टोटल 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो चुकी है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3। यहाँ एक और बात आपको बता दें कि प्रत्येक क्वेश्चन पर आपको मार्क्स नहीं दिया जाएगा, पॉइंट दिया जाएगा। जैसे देखिए यहाँ दिया गया है 0.2, यानी एक क्वेश्चन पर आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आप गलत क्वेश्चन का आंसर देते हैं, आंसर गलत बताते हैं तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा, नंबर काटा नहीं जाएगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, निष्ठा प्रशिक्षण की शुरुआत कब हुई। निष्ठा प्रशिक्षण की शुरुआत कब हुई। ऑप्शन है अक्टूबर 2019, जनवरी 2019, अक्टूबर 2020 या अप्रैल 2020। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनवरी 2019। साथियों, आप याद कर जाएं कि निष्ठा प्रशिक्षण का शुरुआत जनवरी 2019 में किया गया तथा एक लक्ष्य रखा गया कि लगभग 42 लाख शिक्षकों का प्रशिक्षण इस ऐप के माध्यम से करा दिया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शिक्षा शास्त्र का वो प्रकार जो दिव्यांग बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ पढ़ने का अवसर प्रदान करता है क्या कहलाता है। ऑप्शन है प्रौढ़ शिक्षा, समावेशी शिक्षा, बुनियादी शिक्षा या सामान्य शिक्षा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समावेशी शिक्षा कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, सही क्रम है, यानी आपको बताना है इनमें कौन क्रम जो है वह सही है। तो आप याद कर जाएं, इनमें सही क्रम है NEP, इसके बाद है NCF, फिर पाठचर्या, फिर पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षण, अधिगम सामग्री और अंत में है सीखने का उद्देश्य। आपको थोड़ा सा बता दें कि NEP जो दिया गया है इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, और NCF का फुल फॉर्म होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखेंगे, कभी कभी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि NEP का फुल फॉर्म क्या है और NCF का मतलब क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा NCF कब लागू हुआ। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा NCF कब लागू हुआ, यानी आपको उन सारे ऑप्शनों को ढूंढना है जब जब यह लागू हुआ है। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी सबसे पहले 1975 में लागू हुआ, इसके बाद 1988 में, फिर 2000 ईस्वी में, फिर लागू हुआ था 2005 में NCF लागू हुआ।
जो 2005 में एनसीएफ लागू किया गया था वो अति महत्वपूर्ण थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यूडीएल के कितने सिद्धांत हैं? यूडीएल के कितने सिद्धांत हैं? तो ऑप्शन दिए गए 3, 5, 10 या 2। तो आप याद कर जाएं कि यूडीएल के मात्र 3 सिद्धांत हैं। आप याद कर लें, यूडीएल का जो पहला सिद्धांत था उसका नाम था बहुसाधन प्रस्तुति, दूसरा सिद्धांत था बहुसाधन अभिव्यक्ति और तीसरा सिद्धांत था बहुसाधन संलिप्तता। यानी यूडीएल के 3 सिद्धांत थे। इन सिद्धांतों का नाम भी याद रखेंगे आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निष्ठा प्रशिक्षण के माध्यम से कितने शिक्षकों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है? तो आपको पहले भी मैं बता चुका हूं कि निष्ठा प्रशिक्षण के माध्यम से टोटल 42 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है। तो ऑप्शन आपका सी सही है, 42 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षण देना है। अगला क्वेश्चन है सही क्रम कौन सा है? आपको इसमें से सही क्रम ढूंढना है। तो आप देख लें, सही क्रम है ऑप्शन नंबर 2 एनसीईआरटी, एससीईआरटी, डाइट, बाइट, बीआरसी, सीआरसी और स्कूल। थोड़ा सा हम आपको बता देना चाहेंगे, जो एनसीईआरटी है इसका फुल फॉर्म होता है एनसीईआरटी का नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। वहीं पे एससीईआरटी जो है इसका फुल फॉर्म होता है, एससीईआरटी दूसरा का जो दिया है इसका फुल फॉर्म होता है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। फिर डाइट आता है, डाइट का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। फिर आता है बाइट, इस तरह है। फिर बीआरसी है, बीआरसी का फुल फॉर्म जानना है ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर। फिर सीआरसी आता है, सीआरसी का फुल फॉर्म है क्लस्टर रिसोर्स कोऑर्डिनेटर। इस तरह आप इसके फुल फॉर्म को भी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कौन पाठचर्या को बच्चों के लिए अनुकूल बनाने के लिए समावेशी और सार्थक बनाने को रेखांकित करता है? कौन पाठचर्या को बच्चों के लिए अनुकूल बनाने के लिए समावेशी और सार्थक बनाने को रेखांकित करता है? ऑप्शन है बीसीएफ, एनईपी, एनसीएफ या एससीईआरटी। तो आप यहाँ थोड़ा सा याद कर जाएं कि यहाँ दिया गया है कौन पाठचर्या को बच्चों के लिए अनुकूल बनाने के लिए समावेशी और सार्थक बनाने को रेखांकित करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एनसीएफ, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एनईपी 2020 में स्कूल की संरचना क्या है? यानी एनईपी जो 2020 का आया है अभी एजुकेशन पैटर्न, वह पूछना चाह रहा है कि आपको बताना है कि नया एजुकेशन पैटर्न क्या है जो 2020 में लागू किया गया है मोदी सरकार के द्वारा। तो आप याद करें, जो हमारा पुराना शिक्षा पैटर्न था वह था 10+2+3 था, लेकिन अभी जो है शिक्षा का पैटर्न है वो आ गया 5+3+3+4, जो ऑप्शन बी में दिया गया है 5+3+3+4। इन 10+2+3 को हटाकर यह पैटर्न लागू कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा को विकसित करने के लिए किसे आदेशित किया गया है? राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा को विकसित करने के लिए किसे आदेशित किया गया है? ऑप्शन है एससीईआरटी, एनसीटीई, एनसीईआरटी या यूजीसी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एनसीईआरटी। यहाँ एक यूजीसी एक नया शब्द आया है जिसका आप अर्थ जान जाएं, यूनिवर्सल ग्रांट्स कमीशन होता है इसका फुल फॉर्म, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन के बाद बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार मिला? किस संविधान संशोधन के बाद बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार मिला? ऑप्शन है 90वां संविधान संशोधन, 100वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन या 88वां संविधान संशोधन। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 86वां संविधान संशोधन। आप याद कर लें कि जब 86वां संविधान संशोधन हुआ तो 2020 में यह जो संशोधन 2002 में आया था, जो 86वां संविधान संशोधन था वह 2002 में हुआ था। ठीक है, और इस संशोधन के द्वारा ही अनुच्छेद 1 के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देना अनिवार्य कर दिया गया। 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रेरित किया गया। ठीक है, अनुच्छेद याद रखेंगे 21A में। ठीक, यह लिख दिया गया। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा के कितने मार्गदर्शक सिद्धांत हैं? राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा के कितने मार्गदर्शक सिद्धांत हैं? ऑप्शन 7, 10,
5 या 3? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 सिद्धांत हैं। अगला क्वेश्चन है दिव्यांगजन अधिकार कानून RPWD कब लागू किया गया? ऑप्शन है 14 दिसंबर 2016, 16 दिसंबर 2016, 24 दिसंबर 2016 या 28 दिसंबर 2016। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 28 दिसंबर 2016। तो चलिए गाइस, आज हम लोग इतना ही क्वेश्चन रख लेते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।